अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं प्रोग्राम 7 से 8। मैं हूं किरण नाज। नाज़रीन, आज 4 मुहर्रमुल हराम है। ये वो अय्याम है कि जिसमें रहमतुल्लिल आलमीन के कंधों पर सवार होने वाले शहजादों और उनके ख़ानदान पर अरसा हयात तंग हो रहा है। करबला की गर्मी और हिद्दत से नन्हे बच्चों के चेहरे झुलस रहे हैं। 2 मुहर्रमुल हराम को जन्नत के सरदार इमाम हुसैन का काफिला करबला पहुंचा और फिर 3 और 4 मुहर्रम को लश्कर यजीद के नापाक कदम उस जमीन पर आए। लाखों का लश्कर और घोड़ों की टापों से ज़मीन करबला में लर्जा था और खैमों में मौजूद बच्चे सहम जाते थे, मगर ख़ानदान मुस्तफ़ा का हर फर्द सब्र की तस्वीर और दीन मुस्तफ़ा की ढाल था। यूँ तो वाक़ई करबला का हर किरदार अज़मत व बुलंदी की एक अलग दास्तान रखता है, लेकिन आज की तारीख़ जिन नन्हे शहजादों से मंसूब है उनकी फजीलत बयान करने से मेरी ज़बान कासर है। वो जिनके नाना मौला अली मुर्तज़ा और दादा हज़रत जाफ़र तैयार हैं, रसूल पाक के चचाजाद भाई, और वो जलील क़द्र सहाबी के इब्तिदाई इस्लाम में मुसलमानों ने हबशा की तरफ हिजरत की तो जाफ़र तैयार कायद थे। जाफ़र तैयार हबशा के बादशाह नजाशी को रसूल पाक का पैगाम पहुँचाने वाले और दावत इस्लाम देने वाले। आप रज़ियल्लाहु तआला अन्हु जंग मौता में इस्लामी लश्कर के सिपाही सालार थे और इसी दौरान जाम शहादत नोश किया। नबी पाक ने उनको तैयार का लक़ब अता फरमाया, जिसके मायने जन्नत के तेज़ तरीन परवास करने वाला है। मैं जिक्र कर रही हूँ सैयदा ज़ैनब रज़ियल्लाहु तआला अन्हा और हज़रत अब्दुल्लाह बिन जाफ़र तैयार रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के उन शहजादों का जिन्होंने रोज़े आशूर अपने मामू इमाम आली मकाम की हिफाजत करते हुए जाम शहादत नोश किया। हज़रत औन और मोहम्मद बिन अब्दुल्ला शहजादी ज़हरा के ये दोनों शहजादे करबला में भूख व प्यास से निढाल थे, मगर उसके बावजूद इंतहाई दिलेरी से दुश्मनाने इस्लाम का मुकाबला किया। जब दोनों नन्हे शहीद बीबी ज़ैनब के सामने लाए गए तो अली की शेर दिल बेटी ने बेटों की शहादत पर सजदा शुक्र अदा किया। ये इस्लाम की वो मजबूत तरीन बाहिम्मत खातून है कि बेगोरो कफन 72 जनाजे भी इनकी हिम्मत को कम नहीं कर सके। हज़रत ज़ैनब जो जबल सब्र, सब्र का पहाड़, अकीला बिन हाशिम, सानिया ज़हरा, आलिमा गैर मुअल्लिमा हैं। ये वो ज़ैनब हैं कि जिनका नाम नबी पाक ने रखा और कहा कि ये ज़ैनब हैं, यानी अपने बाप की जीनत, और फिर अपने सीने से लगा कर कहा कि ये खदीजा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा की परछाई हैं। यकीनन नाज़रीन, इस्लाम की आबियारी के लिए जिस तरह उम्मुल मोमिनीन हज़रत उम्मे खदीजा का किरदार अदा किया था, उसी तरह इस्लाम की बका के लिए सैयदा ज़ैनब ने अपना किरदार अदा किया है। अहले बैत व अतहार की कुर्बानी क़यामत तक रोज़े अव्वल की तरह याद रखी जाएगी। प्रोग्राम का आगाज़ करती हूँ, टॉपिक डिटेल्स आपको दिखाती हूँ। ऑपोजिशन की ब्लैकमेलिंग में नहीं आएंगे, नवाज शरीफ की वापसी के लिए तमाम कानूनी ज़राए इस्तेमाल करेंगे। वज़ीर आज़म इमरान खान का 2 टोक ऐलान। हुकूमती तर्जुमानों के इजलास में कहा, अदालतों को मतलूब अफराद को वापसी लाना हुकूमत की जिम्मेदारी है। नून लीग ने नवाज शरीफ की सेहत पर सियासत की है। नवाज शरीफ के कम प्लेटलेट्स की रिपोर्ट सबसे पहले नैब ने दी, कहीं वहां तो गड़बड़ नहीं हुई है। वज़ीर सेहत पंजाब ने खदशात बता दिए। नैब और नवाज शरीफ ने तमाम मौलजीन से तहकीकात का इंदिया दे दिया। डॉक्टर यास्मीन राशिद ने बताया, मियाँ साहब के तमाम टेस्ट पाकिस्तान में हो सकते थे, उन्होंने तो खुद इनकार किया था। और कराची में बारिश का एक और स्पेल, मुख्तलिफ इलाकों में कहीं हल्की तो कहीं तेज़ बारिश। महकमा मौसमियात ने आज रात और कल सुबह तेज़ बारिश की पेशगोई कर दी है। क्या ज़्यादा बारिश के लिए ज़्यादा इंतजामात भी कर रखे हैं? बात करूंगी प्रोग्राम में। नवाज शरीफ शदीद किस्म की बीमारी में मुब्तला है। 20,000 प्लेटलेट, 6,000 प्लेटलेट। डेंगू का कोई ताल्लुक नहीं था। माइनर हार्ट अटैक हुआ है। मियां साहब के प्लेटलेट्स ड्रॉप हुए। प्लेटलेट्स के ड्रॉप करने की वजह क्या है? रिपोर्ट्स हैं हेमेटोलॉजिस्ट की, उसका भी इंतजार कर रहे हैं। उनका इलाज कहाँ है? हमारी मदद कीजिए इस चीज को सीक्रेट रखने में। अब उनको किसी स्पेशलाइज्ड सेंटर में जाना चाहिए। डॉक्टर्स अभी तक जो कॉज है उस तक ना पहुंच सके। इससे जो है दिन ब दिन खराब होती गई। 1 नहीं, 2 नहीं, 4 नहीं, 5, 6 बीमारियां जो उनको लाक है। हार्ट भी बुरा है, किडनी भी बुरी है, डायबिटीज भी है, फिर प्लेटलेट्स, ये भी हमने नई चीज सीखी थी, प्लेटलेट्स। मियां नवाज साहब को अल्लाह न करे कुछ हुआ, इसकी जिम्मेदारी आपके ऊपर, आपकी हुकूमत के ऊपर होगी। जब मैंने नवाज शरीफ को जहाज पे चढ़ते देखा, वो डॉक्टर्स की रिपोर्ट अपने सामने रख ली, तो उसमें तो कहा था कि मरीज का इतना बुरा हाल है कि किसी वक्त मर सकता है। प्लेटलेट, डेंगू, हार्ट अटैक, प्लेटलेट्स, हार्ट अटैक।
प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहूंगी नाज़रीन। हुकूमत पाकिस्तान ने साबिक़ वज़ीर आज़म नवाज शरीफ की लंदन से वतन वापसी के लिए एक बार फिर कानूनी रास्ता अपनाने का ऐलान किया है और कहा है कि इस हवाले से बरतानवी हुकूमत से राबता किया जाएगा, जबकि उनकी मेडिकल रिपोर्ट्स की तहकीकात भी होंगी, क्योंकि वफाकी हुकूमत का मानना है कि नवाज शरीफ की रिपोर्ट्स में गड़बड़ की गई है और वो तमाम हुकूमती मेडिकल टीम को बेवकूफ़ बनाकर लंदन चले गए। अगर ऐसा है तो ये न सिर्फ हुकूमत की नाकामी है बल्कि मेडिकल सिस्टम पर बहुत बड़ा सवालिया निशान है। अगर हुकूमत की मान भी ली जाए तो फिर वजीर सेहत पंजाब यास्मीन राशिद साहिबा का बयान भी दुरुस्त है कि फिर नैब से भी तहकीकात होनी चाहिए, क्योंकि नवाज शरीफ साहब की पहली रिपोर्ट तो उनकी कस्टडी में आई जिसमें उनके प्लेटलेट्स 2000 से भी कम दिखाए गए थे। रिपोर्ट जो है वो तो नैब ने दी थी, तो पहले तो तहकीकात नैब की करनी चाहिए ना। हमारे डॉक्टर्स ने बहुत एहतियात से सैंपल लेके और अपने सामने जमा करवाए हैं। ये सारे हमारे अपने प्रोफेसर्स हैं, क्यों ऐसी बात करेंगे जो खुदा न खास्ता गलत बयानी हो। उन्होंने महमूद अयाज के मुताबिक उनके पास सारे टेस्टों का एविडेंस भी मौजूद है। हुकूमती इल्जामात से शेख रशीद साहब के उस बयान को तक़वियत मिलती है कि नवाज शरीफ डील करके बाहर गए हैं, और ऐसा भी शहजाद अकबर ने भी फरमाया, मगर बाद में अपने बयान को घुमाने के लिए ट्वीट किया। देखिए, अगर इमरान खान शरीफ फैमिली को एनआरओ नहीं दे रहा तो फिर इनको ये 2 बड़े एनआरओ दिए किसने? आज को उनको ये तो सच बता दें। जो दूसरा आपका सवाल है वो महकमा ज़राअत से रब्ता करें। आखिरी क्वेश्चन भी। अच्छा, आप मानेंगे कि इसका मतलब कि एनआरओ फिर महकमा ज़राअत। आप क्या कहते हैं कि नवाज शरीफ यकीन दहानी करवा के बाहर गया कि तहरीक इंसाफ की हुकूमत पूरी होगी? मैं ये इसको जरा आसान लफ्जों में बना दूं और सादा लफ्जों में कि नवाज शरीफ एक अंडरस्टैंडिंग के साथ बाहर गया जो कि शबाब इमरान खान को समझ नहीं आई। देखें, सियासतदान होता है, फौजी सादा होते हैं। फौजी इतने चालाक नहीं होते जितने पावरफुल होते हैं, वो इफेक्टिव होते हैं और असरअंदाज होते हैं, लेकिन सियासतदान बड़ा चालाक होता है। नाज़रीन, यहाँ पर जरा गौर कीजिएगा कि इसमें एक नुक्ता और भी है। हुकूमती वज़रा के एस्टैब्लिशमेंट से के हवाले से जो खुलकर बयानबाजी क्या बताती है? क्या मामला पहले जैसे नहीं रहे? हुकूमत का नवाज शरीफ को वापस लाने का फैसला क्या वाकई उनकी तस्वीर देखकर किया गया है, या फिर नैब के बुलावे के बाद मरियम नवाज का दोबारा सियासत में मुतारक होना, नवाज शरीफ का तोशाखाना केस में मफरूर होने की बात के बाद सियासत में उस वक्त कूदना जब पीपल्स पार्टी और JUIF शहबाज शरीफ के किरदार से खुश नहीं थे? ऐसे में नवाज शरीफ साहब अपने बराह रास्त बिलावल और मौलाना फजल रहमान से बात करके उन्हें यकीन दहानी करवाई है कि नून लीग उनके साथ है, वो APC की तैयारी करें। क्या ये नवाज शरीफ को खामोश करवाने के लिए है? नवाज शरीफ एक बीमारी का बहाना बना के चले गए थे और जाके उधर लंदन में बैठ गए। इलाज तो अपना क्या, एक एक्सरे तक तो किया नहीं उन्होंने 6 महीने में वापस आना था, कोर्ट मेडिकल रिपोर्ट्स देनी थी। वो वहाँ पे हशाश प्रशाश फिर रहे हैं, कभी शॉपिंग करते हैं, कभी वॉक पे जाते हैं, कभी कॉफी पीने के लिए बाहर जाते हैं। उन्होंने सियासत शुरू की हुई है वहाँ से बाहर बैठ के, उनको वापस लाना अब जरूरी हो गया है। अच्छा नाज़रीन, दिलचस्प बात यह है कि ये ऐलानात नए नहीं है। नवाज शरीफ को हुकूमत 6 माह पहले भी वापस लाने का ऐलान कर चुकी है, लेकिन उसके बाद खामोशी छा गई थी। क्या इस बार भी वही तो नहीं होगा? पाकिस्तान वापसी की चिट्ठी जो है वो हुकूमत बरतानिया को लिखी गई है। कैदी साहब हैं, मरीज जो हैं वो अपने परदेश से देश तशरीफ ले आए। सवाल यहाँ पर जरूर ये उठता है कि नवाज शरीफ साहब का वापस आना हुकूमत के हक में है या फिर हुकूमत के लिए ये परेशानी का बाइस बनेगा। सियासी तज्जियाकारों की राय भी ली है, मैंने इस पर जरा सुनवाती हूँ आपको। नहीं आएंगे तो एक खतरा ये भी है कि 1 सितंबर को जो अदालत में पेशी होगी, हाई कोर्ट इस्लामाबाद की जो है, उसने उनके रेफरेंसेस के खिलाफ जो फैसले आए थे, उन रेफरेंसेस में एहतसाब अदालतों के उनके खिलाफ अपीलें जो हैं समाअत के लिए मुकर्रर की हुई हैं। अगर नवाज शरीफ ना आए और हुकूमत ने उनको मफरूर डिक्लेयर कर दिया तो उनका अपील का हक ख़त्म हो जाएगा और जो एहतसाब अदालत के फैसले हैं वो हतमी तसव्वुर किए जाएंगे। तो नवाज शरीफ साहब के लिए भी अब ये एक इशू है कि अगर वो ना आए तो उनको एक तरह से डिसएडवांटेज होगा। बहरहाल उनके आने से सियासत में गर्मा गर्मी होगी, हलचल होगी, लेकिन इमरान खान साहब का एक मिजाज ऐसा है
कि वो एक फाइटर के तौर पर रहते हैं, वो इस चैलेंज को कबूल करते हैं। वो मेरा ख्याल है नवाज शरीफ को अपने लिए कोई बड़ा चैलेंज नहीं समझ रहे हैं। नाज़रीन, अगर नवाज शरीफ साहब वाकई बीमार हैं और लंदन जाकर उन्होंने इलाज करवाया है तो अदालत के हुक्म के मुताबिक पाकिस्तानी हाई कमीशन के एहलकार को डॉक्टर्स तक रसाई क्यों नहीं दी गई? क्यों अपनी रिपोर्ट्स उनके साथ शेयर नहीं की गई? खैर, ये तो वो बातें जो सियासतदान कर रहे हैं, लेकिन इस पूरे सीजन में समा क्या कुछ बताता रहा है, अब जरा वो भी जानिए। 12 नवंबर 2019 को समा ने यह खबर चलाई कि वफाकी काबीना के ज्यादातर अरकान नवाज शरीफ को मुल्क से बाहर भेजने के हक में नहीं थे, जिसकी मुखालिफत खुद उस वक्त की मुशीर इत्तलात करती रहीं और बिलाखिर वजीर आजम साहब ने 6 दिन बाद खुद इस खबर की तस्दीक भी की। ये भी बता दूं कि मेरी ज्यादातर कैबिनेट कह रही थी कि इनको ना बाहर जाने दो। बाकी भी तो यहाँ इस मुल्क में लोग जेलों के अंदर बीमार होते हैं, लेकिन रहम आ गया। मैंने अपनी सारी कैबिनेट को कहा कि ठीक है, तकलीफ है, जाने दो। अच्छा, फिर वजीर सेहत पंजाब तो आज कह रही है कि नवाज शरीफ के टेस्ट पाकिस्तान में हो सकते थे। समा नवंबर 2019 में ये बता चुका था कि टेस्ट भी हो सकते थे, लेकिन नवाज शरीफ साहब लंदन जाने के लिए बजट थे। प्लेटलेट्स जो आप कह रहे हैं कि कम, आपने मेरे ख्याल थोड़े से तो कर लिए थे, 20-25 हज़ार तक चले गए थे जी, 20-25 तक गए हैं, 40 तक भी गए हैं। तो वो कम क्यों हो जाते थे रोज बढ़ के? जो मैंने आपको बताया ना, अभी तक हमारी तशखीस नहीं हुई थी। वो आप मजीद टेस्ट करते तो जो कि वो रोक रहे थे, तो फिर वो इसलिए नहीं पहुंचे, उसमें चांस था कि हम उस तक पहुंच जाते। तो फिर हम ये भी कह सकते हैं कि जरूरी नहीं है कि वो बाहर से, इधर भी आप कर सकते थे अगर वो मान जाते टेस्ट वगैरह। मैंने आपको जिस तरह पहले भी बताया है कि ये एक चेन होती है, ठीक है, कि एक टेस्ट किया है उससे हमें फर्दर पता चलता है अब क्या करना है, तशखीस हो गई है या मजीद कोई टेस्ट करना है। उसी चेन में कुछ टेस्ट थे जो उन्होंने रिफ्यूज किए। रिकॉर्ड पर ये सब कुछ मौजूद है नाज़रीन। जब ना हुकूमत डील की बात कर रही थी, ना नून लीग इस पर बात करने को तैयार थी, उस वक्त भी वो समा ही था कि जिसने परवेज रशीद साहब से हकीकत उगलवा ली थी। कैसे, ये भी देखिए। सियासत में एहतियात करनी चाहिए, खास तौर पर मुस्लिम लीग नून को ज्यादा एहतियात करनी चाहिए। क्यों? इसलिए कि हमारे साथ बहुत एहतियात की जा रही है। फिर भला क्यों कोई कहे कि डील या ढील कुछ नहीं मिली है। डॉक्टर महमूद अयाज जो नवाज शरीफ के लिए बनाए गए मेडिकल बोर्ड के सरबराह थे, जो आज कह रहे हैं कि उनके पास नवाज शरीफ के तमाम रिपोर्ट्स का रिकॉर्ड मौजूद है। उन्हें दौरान इलाज 12 सीनियर डॉक्टर्स को नजरअंदाज करके 21 ग्रेड में तरक्की दी गई। ये नाम था या कुछ और? इससे पहले कि मैं हिना परवेज भट्ट साहिबा प्रोग्राम में ज्वाइन कर चुकी हैं और सदाकत अली अब्बासी साहब वो भी प्रोग्राम में ज्वाइन कर चुके हैं, इनकी तरफ जाऊं। नईम अशरफ भट्ट, मैं आपको मैन ऑफ द इवेंट कहूंगी, क्योंकि ये सारी चीजें वक्तन फवक्तन आप ही समा की स्क्रीन पर लाते रहें। मुझे बताइएगा, जो बातें हुकूमत आज कर रही है, आप तो ये 7 माह पहले ही भांडा फोड़ चुके हैं। आपकी हर खबर दुरुस्त साबित हुई जिस पर वजीर आजम साहब की बातों की स्टैंप लगी। अब वापसी के लिए डील टूटने वाली बातों में कितनी सदाकत है, या ये सब सिर्फ नवाज शरीफ साहब को खामोश करवाने के लिए हो रहा है? शुक्रिया किरण। बेसिकली तो समा है जो प्लेयर ऑफ द इवेंट उसको कहें, क्योंकि ये एक टीम वर्क है। बहुत सारे लोग हैं जो स्क्रीन पे नहीं, लेकिन वो बड़ी मेहनत करते हैं। आपका भी, सबका रोल है इसमें। ये समा का इवेंट था और बिल्कुल वक्तन फवक्तन हम ये बताते रहे कि कब क्या हो रहा है, जेल में किससे खुफिया मुलाकातें मियाँ साहब की हो रही थी, क्या हो रहा था। पहले मैं ये जो आपका सवाल है उसमें आ जाऊँ, फिर थोड़ा सा बताऊंगा कि कब क्या हुआ जब जिससे ये मियाँ साहब बाहर चले गए। अभी जो आपने पूछा है कि ये जो थोड़ा सा ट्रस्ट डेफिसिट हम कहेंगे पार्टियों के दरमियान जो हुआ कि डील थोड़ी सी हिली है, उसकी वजह 2 वजूहात हैं। एक तो मरीम नवाज़ को जो नैब का नोटिस आया, बिल्कुल खामोश थी, कोई इतनी एक्टिव नहीं थी। तो और दूसरा, उनके साथ ही हमें याद रखना है उस्मान बुज़दार साहब को नोटिस आया। ये दोनों आपस में लिंक्ड हैं। इस तरह लिंक्ड हैं कि हुकूमत ये समझ रही है कि बुज़दार साहब के ख़िलाफ़ जो है वो कोई साजिश कर रहा है और वो नैब जो है वो इसीलिए बुज़दार साहब के पीछे एक के बाद दूसरा और ये कर रहे हैं। उसके दूसरी जानिब ये समझा जा रहा है कि जो मरीम नवाज़ को नोटिस मिला है उसमें शायद हुकूमत की जानिब से कोई प्रेशर है और उसकी वजह से ये हुआ। अब दोनों जो हैं एक दूसरे को थोड़ा सा पीछे धकेलना चाहते हैं। दोनों ही पार्टियां आगे गई हैं।
इस तरह आगे आ गई हैं कि अभी तक देखें तो मियाँ साहब का एक्टिव कहा जा रहा है, लेकिन कोई बयान अभी भी एक नहीं आया। इसका मतलब है चीज़ें अभी भी इंटैक्ट हैं और वो जो अंडरस्टैंडिंग जिसको शेख रशीद कह रहे हैं वो अभी कायम है। थोड़ी सी डिस्टर्ब हुई, उसकी वजह मरीम नवाज़ का वहाँ आना था और फिर बाद में जो उन्हें कहा गया कि आप ना जाएं, जवाब दे दें, और फिर वो जब वहाँ पर गई और रिज़ल्ट वही निकला कि वो वाकई पेश तो नहीं हुई और वो अब रिटर्न जवाब ही होगा, वो भी पता नहीं जब नैब पूछेगा वो फिर देंगे। दूसरा जो नवाज शरीफ ने फजलुर रहमान साहब को फ़ोन किया, उससे ज़्यादा गवर्नमेंट को हुआ कि जो जाहिर है बीच में कोई जमानती भी होंगे, जो 8 घंटे की गुफ्तगू हुई जो है मियाँ साहब का इससे पहले तो जी मियाँ साहब क्योंकि इतने एक्टिव उससे पहले नहीं थे, और फिर नून लीग थोड़ा सा उसका एहतियात भी कारी थी उनकी जानिब से, ये खबर आई भी नहीं, ये आई दूसरी जानिब से क्योंकि मौलाना फजलुर रहमान भी बड़े अच्छे कार्ड्स खेलते हैं, उन्हें भी पता है मुस्लिम लीग नून उन्हें पहले भी जो है थोड़ा सा उन्होंने उनके कॉल ही कि वो डिसीव होते हैं, तो अब उन्होंने ये पता खेला कि वो बात निकाल दी कि मुझे नवाज शरीफ ने फ़ोन किया था। अब जब ये सारा कुछ हुआ, लेकिन अभी तक मियाँ साहब ने कोई सियासी बयान ये 9 माह में नहीं दिया, बल्कि मरियम नवाज़ भी बहुत से अहम मौक़ों पे खामोश रहीं, जिसमें एक अहम तरीन मौका जो था वो इनके कह लें कि जिनको ये बड़ा अपना बहुत बड़ा दुश्मन समझते हैं, वो जनरल रिटायर्ड परवेज़ मुशर्रफ की जो सलाह थी उस पर मरियम नवाज का एक ट्वीट तक नहीं आया, ट्वीट तक नहीं आया, शहबाज शरीफ ने कुछ नहीं कहा, और मियाँ साहब का तो सबसे अहम बयान था कि मैंने अल्लाह पर छोड़ दिया, वो भी हमें डायरेक्टली नहीं मिला, इनडायरेक्टली बयान आया। तो इससे आप अंदाज़ा करें कि किस कदर ज़मानतें और वो खामोशी थी, और वो खामोशी मियाँ साहब की हद तक अभी कायम है। 1-2 राब्ते उन्होंने ज़रूर किए हैं, लेकिन आप रुके हैं। वजह यह है कि जो इसमें आपने उस्मान बुज़दार साहब की पेशियों को ज़रूर बीच में रखना है। मैं ये इंफॉर्मेशन आपको दे रहा हूँ सोर्सेज से, ये ख्याल नहीं है, मेरा तजज़िया नहीं है। दोनों पार्टियां ये समझ रही हैं, अगर मरियम नवाज को नोटिस आया तो समझा जा रहा है कि हुकूमत की तरफ से कोई हुआ है, और अगर उस्मान बुज़दार के पीछे कोई पड़े हैं, कहने की जरूरत नहीं है कि ये तज्जिया नहीं है, ये इंफॉर्मेशन है, क्योंकि इस वक्त जो मैंने जो भी कुछ दिखाया वो नाजरीन ने देखा कि आपकी कौन कौन सी इंफॉर्मेशन थी जो बिल्कुल परफेक्ट साबित हुई है। 7 महीने बाद भी उसकी तस्दीक हो रही है। सदाकत अली अब्बासी साहब जी, आती हूँ नहीं मैं आपकी तरफ दोबारा। सदाकत साहब भी मेरे साथ मौजूद हैं, मेहमान खुशामदीद भी कह दूं। सदाकत साहब, सर ये जो एक परसेप्शन क्रिएट हो रहा है नवाज शरीफ को खामोश करवाने के लिए, ये क्या शोशे छोड़े जा रहे हैं? क्योंकि इससे पहले भी नवाज शरीफ साहब की वापसी के लिए इसी तरह की बात की गई थी, लेकिन फिर खामोशी हो गई थी। तो सर खत भी लिखने का ऐलान कर दिया था, अब फिर से ये बातें हो रही हैं, तो ये क्या सिर्फ शोशा है या वाकई अब कुछ होगा? किरण साहिबा, बहुत शुक्रिया। जो आपकी सारी मैंने गुफ्तगू सुनी, उसमें जो आपने सवाल उठाया वो ये कि पहले जब कहा गया था कि उनको वापस लाएंगे तो फिर खामोशी क्यों होगी और अब क्यों कहा गया। देखिए, पिछले तकरीबन 6 महीने से तो मुल्क में कोरोना था, पूरी दुनिया में कोरोना था, और सारी दुनिया की जो प्रायोरिटीज थी वो उस वक्त एक इंसानियत को बचाने की थी। लिहाजा जो लोग कहीं भी फंसे हुए थे, वो आना जाने का भी इश्यूज था और शायद ट्रीटमेंट का भी था। तो बुनियादी बात यह है कि मियाँ साहब गए थे 4 हफ्ते के लिए इलाज करने के लिए, वादा करके गए थे, कमिटमेंट करके गए थे कि वो 4 हफ्तों में इलाज की तफसील और मेडिकल रिपोर्ट भेजेंगे। वो अब 6, 8, 9 महीने उनको हो गए, वो लंदन की सड़कों पे घूमते फिर रहे हैं, कभी चाय कॉफ़ी पीते हैं, कभी आपको कहीं शॉपिंग करते नजर आते हैं, कहीं रेस्टोरेंट्स में नजर आते हैं। तो इसका मतलब है कि कहीं बहुत बड़ा धोखा हुआ इस मुल्क के इदारों के साथ, निज़ाम इंसाफ के साथ। लिहाजा हम समझते हैं कि या तो पाकिस्तान में जितने छोटे छोटे लोग मुजरिम है या मुलजिम है उनको भी बाहर निकाल दिया जाए, या जो बड़े बड़े लोग हैं, चलो इल्ज़ाम होना एक बात है, मियाँ साहब सजा याफ्ता मुजरिम है और अनप्रेसिडेंटेड है कि उनको यहाँ से छोड़ा गया कि वो जाके अपना इलाज कराएं, इंतहाई उनकी इंसानी यानी जिंदगी को बचाने के लिए या इंसानी हमदर्दी की बुनियाद पे सारी माजी की नज़ीरें छोड़ के उनको छोड़ा गया। आपको याद है पूरे मुल्क में एक माहौल था, खुदा न खासा मियाँ साहब अब गए तो तब गए, तो ये सारा माहौल हमें भी प्रेशर था उनकी जान का, इंसानियत का। वो चीज़ जो की है, अब वो 2 गलतियां हो रही हैं। एक तो वो घूमते फिर रहे हैं, कोई इलाज नहीं करा रहे। दूसरा, शहबाज शरीफ साहब उनके जामिन थे, गारंटर थे, उनको बिल्कुल जवाब देना चाहिए अदालतों को। आपकी बातें सुनने में ना सर कानों को बड़ी भली मालूम हो रही हैं, लेकिन वो जो शेख रशीद साहब बात कर रहे हैं कि इमरान खान साहब को जरा बाद में एहसास हुआ, नवाज शरीफ साहब के जाने के बाद एहसास हुआ, वो डील की बातें, फिर शहजाद अकबर साहब से बात की जाए तो वो महकमा ज़राअत से पूछे कि जवाब दे रहे हैं, फिर ये सब क्या है सर? देखें, एक बात बिल्कुल नजर आती है कि शायद किसी लोअर लेवल पे टेस्ट को मैनेज किया गया
कि मियाँ साहब के टेस्ट एकदम से बहुत खराब आए, एकदम से बहुत वावेला हुआ, लेकिन जब मियाँ साहब पे जहाज पे चढ़े और जिस तरह वो जिस तेजी से वो वॉक कर रहे थे और जिस तरह शाज वो जहाज में बैठे, अंगूर उनके आगे पीछे रखे हुए थे, उस हिसाब से तो लगता तो नहीं है कि खुदा न खासा जो मियाँ साहब की हालत बताई जा रही थी, तो कहीं ना कहीं कोई जरूर मैनेज किया गया है और वो इस चीज को इन्वेस्टिगेट भी होना चाहिए। लेकिन चलें, हमसे गलती हो गई, एक बुजुर्ग इंसान है, उनकी सेहत को सदाकत साहब वो तो आज भी अपने बयान पर कायम है, अपने मौक़िफ़ पर कायम है सर। की है तो आप वापस आए ना जी सर, वो तो आज तक अपने बयान पर अपने मौक़िफ़ पर कायम है। वो कह रहे हैं नैब की तहकीकात होनी चाहिए फिर अगर गड़बड़ हुई है तो। देखें ये मेरा ख्याल है छोटा इशू है, इसलिए छोटा इशू है कि अगर किसी जगह पे उनके हमदर्दी के तौर पे अगर उनको छोड़ दिया गया कि उनकी सेहत बहुत खराब थी, सब एक लिहाज से इंसानी जान के खौफ में आ गए। अब मियाँ साहब को तो खुद ही कुछ ख्याल करना चाहिए। आप इस मुल्क के 2-3 दफा वज़ीर आज़म रहे, आप वहां पे इधर उधर घूम फिर रहे हैं, अदालतों से आप सजा याफ्ता हैं। आम मुजरिम जो है उसको तो पुलिस वाले, उसकी माँ मर जाए, बाप मर जाए, खुद मर जाए, नहीं छोड़ता हमारा निज़ाम इंसाफ। तो वो खुद ही कोई खलाकी भी तो इंसान की कोई वैल्यू होती है ना, कि आप 4 हफ्तों के बाद ना आपने, आप मुझे बता दें क्या इलाज कराया। एक दफा वो अस्पताल में नहीं गए, वो घूमते फिर रहे हैं। और इसी तरह इसहाक डार वहां बैठे हुए हैं, हसन हुसैन बैठ, पूरा टब्बर इस वक्त इश्तिहारी मफरूर हुआ बैठा है। तो ये मुल्क में सियासत की बात भी करते हैं। अगर तो चलो कोई खाली हो के मियाँ साहब चलो जी वो बीमार है, वो आप देखें इसहाक डार, इसीलिए सर शायद शेख रशीद साहब कहते हैं कि उनको वापस नहीं ला सके तो नवाज शरीफ साहब को कैसे वापस लेकर आएंगे। है ना, आपको भी मैं खुशामदीद कहती हूँ। मुझे ये बता दें नवाज शरीफ साहब के ज़ामिन जो है वो शहबाज शरीफ हमारे पास हैं, उनसे ये हिसाब लिया जाएगा। उन्होंने जो वादा किया था, जो जमानत दी थी, अब वो नवाज शरीफ करेंगे क्या? शहबाज शरीफ साहब को गिरफ्तार करेंगे, क्या करेंगे सर? देखे ना, जो भी कानून में रास्ता है उन्होंने वादा किया हुआ है, कोई मजाक तो नहीं है। अदालतों से वादा किया था कि मियाँ साहब या तो इलाज कराएंगे, इलाज के बारे में अपडेट करेंगे। आज तक कोई ट्वीट उनके बारे में नहीं आया, कोई डॉक्टर दरान भी गायब हैं, कोई आपको उनके प्लेटलेट्स का नहीं पता, कोई जो उनको मुश्किल बीमारियां है ना। इससे पहले जब आप प्रोग्राम में शामिल हुई हैं, उज़मा साहिबा शामिल हुई हैं, मुस्लिम लीग नून के जितने भी लोग शामिल हुए, मैंने बार बार उनसे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हुकूमत की जानिब से जो ये बात की जाती है कि आज तक हमें रिपोर्ट्स नहीं बताई गई या बताया नहीं जाता कि तबीयत उनकी कैसी है, तो आप लोगों ने हमेशा ये कहा है कि हम रिपोर्ट्स जमा करवा चुके हैं, रिसीविंग आपको भेज रहे हैं, वो आज तक मेरे पास नहीं आई है। बहरहाल अब तो ये हाई कोर्ट के मुताबिक हाई कमीशन के एहलकार को नवाज शरीफ साहब की रिपोर्ट्स दिखानी थी ना, उनसे मिलने देना था ना, लेकिन वहां पर उनसे मिलने क्यों नहीं दिया जा रहा, उनकी रिपोर्ट्स क्यों नहीं दिखाई जा रही, यहाँ पर क्या कबात है? सबसे पहले तो किरण, थैंक यू फॉर आस्किंग मी ऑन द शो। ये जो सदाकत अब्बासी साहब ने एक बात की इखलाकी वैल्यू की, तो सदाकत अब्बासी साहब ये ज़रा इमरान खान साहब को भी इखलाकी वैल्यू सिखा दें जितने वो यू टर्न लेते हैं। सबसे पहले तो उनको इस्तीफ़ा देना चाहिए इमरान खान को वज़ीर आज़म की पोस्ट से। और दूसरी बात, हम तो समझते थे ये हुकूमत नाअहल है और करप्ट है, लेकिन बिल्कुल आपने सही कहा, यह हुकूमत बेवकूफ़ भी है। और नईम भट्ट समा के उन्होंने भी बिल्कुल ये प्रूव कर दिया कि हुकूमत बहुत बड़ी बेवकूफ है। तो ऐसी हुकूमत को तो सबसे पहले वैसी अखलाकी वैल्यू पे रिजाइन कर देना चाहिए जो अपने पायलट्स को पहले बदनाम कर चुकी है, अब वो अपने डॉक्टर्स को इंटरनेशनली और वो बदनाम कर रही है कि भाई टेस्ट फेक हुए हैं। ये जो आपने गुलाइबर्स रखे हुए हैं ना डिफेमेशन कैंपेन के लिए, शहबाज गिल साहब, ये शहजाद अकबर साहब, फयाज चौहान साहब, वो इस पॉलिसी पे काम करते हैं कि जितना झूठ बोलो, इतना झूठ बोलो कि अवाम को यकीन आना शुरू हो जाए, लेकिन जो सच है ना वो हमेशा सामने आ जाता है। अब आपके सामने यास्मीन राशिद साहिबा है, उन्होंने बात कर दी। ताहिर शमसी साहब जो आपके डॉक्टर हैं, उन्होंने क्या कहा, मैं गया मियाँ साहब से मिलने, मियाँ साहब के मुंह से खून आ रहा था, उनकी पूरी टांग पे ब्रूजेस थे। ताहिर शमसी साहब पे भी केस करें, यास्मीन राशिद साहब पे भी केस करें, फैसल सुल्तान पे भी केस करें, सब डॉक्टर्स पे केस करें। आप कैसी बातें करते हैं कि एक शहबाज गिल ने झूठा बयान दे दिया, उन्होंने तो बड़े और झूठे बयान दिए। उन्होंने तो अभी अपने एयरपोर्ट वाले पे, चौधरी मुनीर साहब पे भी एक झूठा बयान दे दिया था। तो आप सबसे पहले तो ये करें, समा को भी मैं ये कहूंगी कि झूठी जो इनकी खबरें चलाते हैं ना शहबाज गिल साहब की और ये हुकूमती पीटीआई के स्पोक्स पर्सन की, सबसे पहले उनको वेरीफाई करें। दूसरी बात, बेवकूफ़ी या धोखे की बात करते हैं तो जहांगीर तरीन साहब ने भी आपको धोखा दिया, उनका नाम ईसीएल पे क्यों नहीं डाला? वो चीनी क्राइसिस के बाद, चीनी की रिपोर्ट आने के बाद जहांगीर तरीन साहब क्यों चले गए? आटा क्राइसिस की रिपोर्ट कहाँ है? मेडिसिन की प्राइस इंक्रीज हुई। तो बिल्कुल नाअहल भी है हुकूमत, करप्ट भी है और बेवकूफ भी है।
दूसरी बात आपने की नैब की पेशी, बिल्कुल मरियम बीबी जब नैब के अंदर बाहर आई, लेकिन मेरे सवाल का जवाब नहीं है ये। मैं अपने सवाल का जवाब देती हूँ आपसे आके, है ना। मुझे एक छोटा सा ब्रेक लेना है, ब्रेक के बाद मेरे सवाल का जवाब दीजिएगा। वेलकम बैक वंस अगेन जी, है ना। आपकी तरफ आ रही हूँ, वही जो पहले मैंने सवाल किया था, सवाल आपसे दोहरा रही हूँ कि जो कोर्ट का हुक्म था उसके मुताबिक हाई कमीशन के एहलकार को डॉक्टर्स तक क्यों रसाई नहीं दी गई, क्यों रिपोर्ट्स को साथ शेयर नहीं किया गया, जब आप लोग इतने बबांगे दौल ये कहते थे कि अदालती हुक्म पर ही नवाज शरीफ साहब गए इलाज के गर्ज से। बिल्कुल किरण, मैंने आपके साथ शेयर किया, आपके प्रोड्यूसर के साथ, अभी डॉक्टर अदनान का ट्वीट 26 जून 2020 को ऑनरेबल हाई कोर्ट और गवर्नमेंट ऑफ पंजाब को मियां साहब की लेटेस्ट 8 रिपोर्ट्स जो हैं वो सबमिट करा दी गई हैं। प्लीज आप ऑनरेबल हाई कोर्ट से या गवर्नमेंट ऑफ पंजाब से कहें कि आपको फराहम करें वो रिपोर्ट्स। इसलिए मैं कह रही हूँ कि रिपोर्टिंग जो है ना वो प्रॉपर होनी चाहिए। अभी आप ट्विटर हैंडल खोले, आई हैव सेंट यू द ट्वीट ऑल्सो, द रिपोर्ट्स हैव बीन सबमिटेड टू द ऑनरेबल हाई कोर्ट, लाहौर हाई कोर्ट और गवर्नमेंट ऑफ पंजाब। और मैं बात कंटिन्यू करूं कि बिल्कुल आपने सही कहा ये नईम अशरफ साहब ने कि नैब में जब मरियम बीबी आई तो उनकी जो अवाम में मकबूलियत थी, जिस तरह उनका सियासी कारकुन अपनी कायद की बेटी के साथ यकजहती के लिए वहाँ जमा होया हुआ था, इनको यकीन ही नहीं आया। इनको फौरी तब मुसीबत पड़ गई कि ये मुस्तकबिल की लीडर मरियम बीबी हैं। मियाँ साहब की एक कॉफ़ी के कप पे ये हुकूमत हिल जाती है। मियाँ साहब की एक तस्वीर आई है, एक मियाँ साहब कि 90% हार्ट की वेन ब्लॉक्ड है, उनकी ऑपरेशन होना है। अभी सदाकत अब्बासी साहब ने कहा कि कोरोना की वजह से 3-4 महीने कोई काम नहीं हुआ, तो बिल्कुल लंदन में भी यही हो रहा था कि मियां साहब को कोरोना की वजह से वो ऑपरेट नहीं कर सके। तो जो 90% उनकी वेन, जब उनका टेस्ट हो जाएगा वो आ जाएंगे वापस। अगर छतरी की एक तस्वीर उन्होंने देख लिया, कॉफी की तस्वीर देख ली, इनको मुसीबत पड़ गई हुकूमत को या मौलाना फजल रहमान को कॉल कर ली, तो प्रॉब्लम ये है, मेरी बात सुने किरण, इस हुकूमत की नंबर 1 तरजीह इस टाइम पे 2 साल के बाद अपनी परफॉर्मेंस है, अपनी नलायकी है, अपनी जीरो कहते हैं ना, 0/0 इनको मिला है। फॉरेन पॉलिसी में देख लें, सऊदी के साथ आप रिलेशन देख लें, ठीक है ना। मुझे सेगमेंट को क्लोज करना है, मुझे लास्ट कमेंट मियां साहब को वापस लाना इस हुकूमत की नंबर 1 तरजीह क्यों है? क्योंकि इनको पता है कि अभी इलेक्शन कराएंगे ना, अभी। सदाकत साहब शॉर्टली इस बात का जरा मुझे जवाब दे दीजिएगा, ये तरजीह जो आपकी हो रही है, नवाज शरीफ साहब की बात हो रही है, ये हुकूमत के हक में होगा या हुकूमत के लिए परेशानी का बाइस बनेगा नवाज शरीफ साहब को वापस लाना? देखिए, ये कह रही है कि नवाज शरीफ साहब से तकलीफ, उनकी तस्वीर से तकलीफ होती है, कॉफ़ी से तकलीफ होती है। ये बिल्कुल तकलीफ इसलिए होती है कि ये कितने और नवाज शरीफों को या और जो नवाज हैं उन नवाजों को ये नवाज उनके लिए ये है, उनको नवाजा जाएगा कि वो सजा याफ्ता हों, मुजरिम डिक्लेयर हों, अदालत से उनको निकाल के बाहर भेजा जाए और इंतहाई वो बीमारी की हालत में जाएं और 4 हफ्तों के लिए जाएं और मुड़ के वापस ही ना आए, और ऐसे जैसा उनके लिए कोई मतलब मसला ही नहीं है। वो मेरे लिए कानून सबके लिए बराबर है। मैं तो दोबारा कहता हूँ सर, मुझे लास्ट कमेंट नहीं, ये तकलीफ है, हमारी जिम्मेदारी है हर मुजरिम के साथ बराबर ट्रीटमेंट करें। किरण, एक मुजरिम कोई बादशाह नहीं है, सब मुजरिम है। जिस मुजरिम ने कानून तोड़ा है उसके लिए बराबर है, सबको जेल में डालें या सबको निकाल दें, मियां साहब कोई ऊपर से नहीं आए हुए। नहीं, लास्ट कमेंट करें। आप प्लीज मरियम बीबी का ट्विटर हैंडल चेक करें। मरियम बीबी एक्टिव है ट्विटर पे, मुझे लगता है आपने रिसेंटली उनका ट्विटर हैंडल नहीं देखा, तो बिल्कुल आपकी बात से मैं डिसएग्री करूंगी। सो डोंट वरी अबाउट इट। अच्छा किरण, पहली बात तो ये है कि मैंने कोई इस तरह के हिना परवेज जो कह रही थी, मैंने वो नहीं कहा कि वो आई हैं और इतना वो लोगों का जोश और खरोश था, है ऐसी बात नहीं। दूसरी मैं ये कह रहा था कि ये उस्मान बुज़दार साहब का नोटिस और मरियम नवाज का नोटिस ये लिंक्ड है आपस में। ये इस वक्त नर्व्स की सारी गेम है, किसके मजबूत असाब हैं। इसीलिए मैं एक मिसाल देता हूं कि उस्मान बुज़दार साहब को जो बुलाया गया, वो सारा हुकूमत ये समझ रही है कि ये कोई हटाना चाहता है इनको या उसके पीछे पड़े हैं, इसलिए एकदम अब ये 9 माह हो गए हैं मियाँ साहब को।
8 माह हो गए, कोई शोर नहीं हुकूमत की जानिब से आया, एकदम आया। अब ये मैसेज और फिर कहना कि अगर ये पूछना है तो महकमा ज़राअत से बात करें। मुसलसल डिस्कशन होती रहे। बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों मेहमानों का। नईम अशरफ भट्ट आपका बेहद शुक्रिया। एक ब्रेक लेना है मुझे। ब्रेक के बाद जब मैं वापस आऊंगी तो कराची में जो बारिश होती है अल्लाह की रहमत होती है, लेकिन हुक्मरान इसे कैसे जहमत बना देते हैं। जरा गई हूँ कराची के उन इलाकों में जहाँ पर जहमत बनी हुई है, दिखाऊंगी आपको ब्रेक के बाद। दुनिया जहान में नाज़रीन बारिशें होती हैं तो लोग अपने घरों से निकलते हैं, मौसम को एंजॉय करते हैं। और हमारे पाकिस्तान में ख़ास तौर पर हमारे शहर कराची में जब बारिश होती है तो ये बारिश लोगों के लिए अल्टीमेटम होता है कि बस अब बारिश हो गई है, अब कई दिनों तक आपने अपने घरों से बाहर नहीं निकलना, क्योंकि ना आप बाहर निकलेंगे ना आपके घरों से पानी बाहर निकलेगा। सरजानी टाउन का ये इलाका है, यहाँ पर रहने वाले लोग आज भी 2 रोज़ गुजर जाने के बाद भी इतनी कसमें पुरसी की ज़िंदगी गुजार रहे हैं, इतनी तकलीफ़ में ज़िंदगी गुजार रहे हैं कि ये सिर्फ गलियों में और बाहर खड़ा हुआ कीचड़ का गटर का पानी नहीं है, बल्कि इनके घरों के अंदर भी यही हाल है। लोगों के घरों के अंदर इतना पानी जमा हुआ है, खा पी नहीं सकते, सो नहीं सकते, कुछ पका नहीं सकते, अपने घरों से बाहर निकल नहीं सकते। याद रखिए, ये सोच कर ये प्रोग्राम देखिए कि मैं जिन लोगों के पास आई हुई हूँ ये मेरे और आपकी तरह के इंसान ही है। पानी 2-2, 3-3 दिन तक, पिछले साल भी ऐसे ही था। पिछले साल भी जो है ना ऐसी पानी भरा हुआ था। 3 दिन हम बकरा ईद में ना बच्चों को कपड़े पहना सके थे ना कुछ। इतनी अजियत में है, मैं कह रही हूँ इतनी मुश्किल से वालिदैन जो है ना फर्नीचर वगैरह करके देते हैं जी इसका सामान। 2-3 साल से जो है ना ये इसी अजियत में हम, कुछ भी नहीं बचा हमारे पास, ना फर्नीचर, कुछ भी नहीं बचा। अभी भी जिस वक्त मैं प्रोग्राम रिकॉर्ड कर रही हूँ अभी भी ऊपर बादल मुझे दिखाई दे रहे हैं, किसी भी वक्त बरस जाएंगे। ये देखिए, ये मैं अंदर लेकर आती हूँ आपको। अस्सलाम वालेकुम। अभी तक पानी मौजूद है आपके घर में? जी, अभी तक पानी मौजूद है। बहुत बुरा हाल हुआ है, बहुत ज़्यादा बुरा हाल हुआ है। हर सामान, हर चीज़ ख़राब हो गई है। बैठने तक की, सोने तक की भी जगह नहीं है। यहाँ तक ये देखिए, ये दीवारें अभी गीली हो रही हैं जहाँ तक पानी आया है। कि लोगों ने अपनी मदद आप के तहत किसी तरह से पानी को निकाला है, लेकिन ये सारा देखिए, ये फर्नीचर, ये जब यहाँ से डूबा रहा तो ये आपको दिखाई दे रहा होगा। ये देखिए, यहाँ का सारा सामान, ये पूरा, ये लकड़ी ख़राब हो रही है, गल गई है बारिश के पानी में पड़े पड़े। घर का बेड़ा गर्क हो गया। आप देखें, मेरी बहुएं चली गई यहाँ से, पोता पोती चले गए, दहेज बच्चों का पानी में बेरा, कमरे में 3-3 फीट पानी। इंसान ना रह रहे होते तो समझ आता। और मुझे नहीं मालूम कि नीचे ये कितना गहरा पानी है, कहाँ पर सड़क ख़त्म हो जाए, क्योंकि ये याद रखिएगा कि यहाँ पर ये गटर का पानी मिला हुआ है नाज़रीन, ये सीवरेज का पानी मिला हुआ है। ये ज़रा देखिए मेरे सामने, आपको मैं दिखाती हूँ। ये गलियों में आपको दिखाई दे रहा होगा पानी ही पानी। शाहिद भाई ज़रा दिखाइएगा, एक लॉन्ग शॉट बनाएं तो शायद आपको महसूस ऐसा होगा कि मैं किसी झील के अंदर खड़ी हुई हूँ। और ज़रा ये दिखाइएगा शाहिद भाई, ज़रा कैमरे को पानी में लेके जाइएगा तो ये आपको पता चलेगा कि ये बारिश का पानी नहीं है, ये गटर का पानी है। ये इस पानी की हैयत, इस पानी की रंगत आपको बताएगी कि ये पानी बारिश का पानी नहीं है। मैं थोड़ी देर यहाँ पर खड़ी हुई हूँ, मेरे लिए इस पानी के अंदर खड़े होना, सांस लेना मुश्किल है। मैं यहाँ खड़ी नहीं हो सकती। मैं महसूस कर रही हूँ कि मेरे ही जैसे इंसान, मेरी ही जैसी ख़वातीन, मेरे बच्चों जैसे बच्चे घरों के अंदर जो मौजूद होंगे वो कैसे रह रहे होंगे, वो कैसे अपनी ज़िंदगी गुजार रहे होंगे कि उनके सोने की जगह पर गटर का इतना सारा पानी, उनके खाने पीने की जगह पर उनके किचन में ये गटर का पानी। मुझे ज़रा देखते रहिए कि मैं इस वक्त घुटनों घुटनों पानी में चल रही हूँ और काफ़ी देर से, 3 दिन से भाई यही हाल है। किसी ने कुछ काम किया यहाँ पर? कोई पानी निकालने के लिए आया? किसी को देखा आपने? शर्म आनी चाहिए कि इसका बाप अब्दुल्ला शाह इतनी मेहनत से जैसे उसने इसको परवान किया है, ये यहाँ के घूमेगा मुराद अली शाह हैं? इसको गैरत है ना अगर इन लोगों में, तो इन गरीबों के घरों में जाके देखें जो
माइग्रेट हो गए हैं यहाँ से, लाखों रुपए का सामान उनका बर्बाद हो गया। जब भी यहाँ पर बारिश होती है ना, उसके बाद इतनी बुरी हालत होती है कि अभी मैं बाइक वो वहाँ पे कोने पे खड़ी करके आया हूँ, क्योंकि मैं अगर खुद जिस तरह जा रहा हूँ, आप देख सकते हैं पूरा आधे से ज़्यादा मैं पानी के अंदर जो है भीगा हुआ हूँ। सामने का मंजर आपको दिखाती हूँ ज़रा नाज़रीन, वो देखिए बच्चे इस गटर के गंदे पानी में डुबकियाँ लगा रहे हैं। मदद करने के लिए कोई नहीं आ रहा, घरों में बच्चे डूबे हुए, हम लोग भी डूबे हुए, सारा बिस्तर गीले पड़े हैं, सोने बैठने की जगह नहीं है, खाने पीने की टेंशन हो रही है। कोई न्यूज़ वाले आ रहे हैं, मूवियाँ बना रहे हैं, जा रहे हैं, कमाने खाने वाला है नहीं, कैंसर होया हुआ है मुंह में, तो जाहिर है हम परेशान है ना, आगे हम क्या करेंगे फिर। यहाँ पे गवर्नमेंट, सिंध गवर्नमेंट भी कुछ नहीं कर रही है, ना वफाकी हुकूमत कुछ कर रही है, जबकि गवर्नमेंट के पास नफरी भी है और मशीनें भी हैं, सब कुछ है, मशीनें जितनी लगाई हुई हैं पानी उससे ज़्यादा है। ये एक और मंजर आपको दिखाती हूँ कि लोगों को ट्रैक्टर्स में, इस तरह से ट्रैक्टर्स में बिठाकर यहाँ से लोगों को निकाला जा रहा है। ये देखिए नाज़रीन, ये आपको सामने से घर दिखाई दे रहे होंगे, इन सारे घरों में ऑलमोस्ट ताले लगे हुए हैं। यहाँ के लोग अपने घरों को छोड़कर अपने रिश्तेदारों की तरफ चले गए, और जिन घरों में बहालत मजबूरी, किसी भी मजबूरी के तहत वो नहीं जा सके, या उनका कोई रिश्तेदार यहाँ पर नहीं है, कोई भी मजबूरी के तहत, तो वो अपने घरों की छतों के ऊपर दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि नीचे घर में रहने का जवाज़ ही नहीं पैदा हो सकता कि जब बाहर इतना पानी है तो सोचिए अंदर कितना पानी होगा। चुरंगी से लेके ना और ये झंडा चौक तक नाले का सेटअप था, सही है ना, हर मर्तबा पैसा मिलता है, खा जाते हैं डाकू लोग, खा जाते हैं, समझे ना। हमारी हर गवर्नमेंट का ये उसूल होता है कि हर बस्ती के साथ जो है नाले बनाती है, हर बस्ती के साथ नाला है यहाँ पर मौजूद है, ऐसी बात नहीं है। यहाँ पर नाला, वहाँ करीमी चुरंगी से नाला शुरू हुआ था, वो आगे वहीं पर ही ख़त्म कर दिया, वापसी प्लाटिंग शुरू हो गई है, समझे। शदीद स्मेल है लोगों के घरों में, यहाँ तक पानी था। किराए पे मैं रहती हूँ, ये नीचे, ये यहाँ तक पानी, बाहर तक देखें आप निशान, सारा फर्नीचर सब कुछ इस घर का बर्बाद हो चुका है। ये दीवारों पे निशान आप देखिए, जिससे महसूस हो रहा है कि यहाँ तक पानी आया था। ये इतना पानी इस घर के अंदर भरा हुआ था, ये देखिए। तबाह बर्बाद हम हो गए, बाकी कुछ भी नहीं हुआ, किसी का कुछ भी नहीं जाएगा। कोई आके पुरसाने हाल नहीं है, एक बोतल पानी की दे दी, पूरी जिंदगी कट गई। ये देखिए जी, वो लाइनें नज़र आ रही हैं, निशानात नज़र आ रहे हैं पानी के, और घर के बाहर अंदर से तो फिर भी निकाला जा रहा है, लेकिन अब ये बाहर जो गटर का गंदा पानी मौजूद है, ये सामने वाला मैं आपको दरवाज़ा दिखाना चाहती हूँ, ताला लगा हुआ है वहाँ पर, लोग चले गए यहाँ से घर छोड़ के, क्योंकि वो देखिए उनके दरवाजे से ऊपर पानी नज़र आ रहा है, तो उससे महसूस हो रहा है कि घर के अंदर कितना पानी होगा। हम सब आराम से सुकून से अपने घरों में सो रहे थे, उस वक्त ये लोग किस अजियत में ज़िंदगी गुजार रहे थे यहाँ पर, और अभी मज़ीद गुजारनी है। आइए दिखाती हूँ। ये पीने का टैंक है, यहाँ पर इतनी बदबू है कि मैं खड़ी नहीं हो सकती यहाँ पर। पीने के टैंक में पूरा गटर का पानी भरा हुआ है, कहीं पर ये ऐसा महसूस नहीं हो रहा कि ये कोई घर है। कमाने का जरिया था वो भी भीग गया हमारा, और इमरान खान की तो इंतजार है कि प्लीज़ इसको उतार दो। लॉकडाउन में इन्होंने हमारे को गुर्बत के दिन गुजार दिए, और आज जो हमारा अपना रिहाइश का सामान वामान था, अब तो हम ले भी नहीं सकते, सब बर्बाद हो गए। बस न चूल्हा जल सकता, न खाना खा सकते, न लाइट है, न पानी है, गरीबों को बर्बाद कर दिया इन्होंने। और सोई कहाँ, आपने कैसे रात छत पे गुजारा किया है हमने, सिर्फ ना खा सकते ना पी सकते। बच्चे कहाँ हैं आपके? किसी के घर छोड़कर आई हूँ तीनों बच्चों को मैं, अभी भी पानी निकला ही, बैठ नहीं सकते, लेट नहीं सकते, कहाँ बैठे कहाँ उठे, इतने मोटे मोटे मच्छर आ रहे हैं, बस बहुत परेशान हैं हम। अल्लाह ताला आपके लिए आसानी करे। इतनी मुश्किल से हमने बनाया था, अब हम लोगों से आसरा, इतनी महंगाई है, आटा कितना किलो, 60 रुपये किलो आटा कर दिया, दूध 120 रुपये, चीनी 100 रुपये, ये क्या कर रहा है इमरान खान। और सारा राशन देखो मेरा सारा बाहर पड़ा हुआ, आटा वाटा सब भेज गया। इन लोगों के, इनके घर में जब ये ऐसा हाल होगा ना, इनको जब एहसास होगा, इनकी औलाद होगा जब एहसास होगा, ये अपनी औलाद इधर लेकर तो आए। जरा कैमरे को जूम करके देखें जरा इसका हाल क्या हुआ है। बच्चे हमारे, जब इतने छोटे छोटे बच्चे हैं, उनको कई बच्चे गिर चुके हैं हमारे, और मिल नहीं रहे बच्चे हमारे, गटरों में गिर जाते हैं बच्चे। इसमें ये आप एक दफ़ा जूम तो करके देखें आप इसको, कितने बच्चे गिरे हुए हैं? 4 बच्चे गिरे, और हम उन्हें खुद, अब बताते खुद ढूंढ कर निकाला उनको हमने। अच्छा, मिल गए हैं बच्चे, लेकिन जब मरना शुरू होंगे, जब लोग आएंगे क्या हमें बचाने के लिए, क्या कब आएंगे बताएं? सिंध गवर्नमेंट का नामो निशान ही नहीं है। कहाँ है सिंध गवर्नमेंट? आते हैं, फोटो सेशन कराते हैं और चले जाते हैं। अभी एक वो MN साहब आए थे,
वो फोटो सेशन कराया और चले गए। उनको रोका भी, लेकिन वो रुके नहीं, कोई काम देखना तक भी गवारा नहीं करा। यहाँ पर उन लोगों ने आए रेंजर साहब के साथ और अपना फोटो सेशन कराया और चले गए। हमने रोका, कह रहे हम आपका ही काम कर रहे हैं, आपका ही काम कर रहे हैं। कहा काम इस तरह काम होते हैं क्या? ये मंजर आपको दिखा रही हूँ नाजरीन, यहाँ पर लोग शिकवा गुनाह है, लोग शिकायतें कर रहे हैं कि कोई हुकूमती नुमाइंदा यहाँ पर नहीं आ रहा है, या अगर आ भी रहा है तो फोटो सेशन करवा रहा है और चला जाता है। तो मैंने तकरीबन 5-6 घंटे यहाँ पर गुजारे हैं, मुझे तो ऐसा कुछ भी दिखाई नहीं दिया कि कोई हुकूमती नुमाइंदा यहाँ पर आ रहा हो। अलबत्ता पाक फौज रेंजर्स के ये जवान, ये एहलकार मुझे मुसलसल यहाँ पर काम करते हुए दिखाई दे रहे हैं। ये सच्चल रेंजर्स 60 विंग का ये पूरा का पूरा स्काउट है जो यहाँ पर मौजूद है, और ये पूरा स्क्वाड लोगों की मदद कर रहा है। ये देखिए आप, गाड़ियों के अंदर खाना आया हुआ है, इस वक्त शॉपर्स बनाए जा रहे हैं, पैकेट्स बनाए जा रहे हैं, और फिर ये घरों में लोगों को तकसीम किया जाएगा। जब भी कोई मुश्किल होती है तो यही वो इदारा है जो आवाम के लिए हर वक्त मौजूद होता है। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक आर्मी पाइंदाबाद। तो नाज़रीन, ये कराची का एक रुख आपको दिखाया था, और एक रुख आज एक और भी हमने देखा जहां मेयर कराची को आंसू बहाते हुए, माफ़ कीजिएगा मैं अगर दिल आज़ारी हो इन वर्ड्स से तो इसकी माजरत चाहती हूँ, लेकिन तस्वे बहाते हुए देखा। अगर ऐसे ही ये मेयर होते कि कराची के लोग खुद कह रहे होते कि वाह क्या मेयर था, लेकिन हुआ कुछ यूँ है कि कराची के लोगों के दिलों से आज इनके लिए आहें निकल रही हैं। ये रोए हैं, ये इतना रोए हैं, और इन्होंने अपने इख्तियारात की बात की है, लेकिन क्या कुछ होता रहा है इन 4 सालों में ये सब हमने देखा भी है, इनकी बातें हमने सुनी भी है, इनके वो तंज और इनका वो गुरूर हमने देखा भी है। मुझे इस वक्त फारूक सत्तार साहब ज्वाइन कर चुके हैं प्रोग्राम में, मैं आपको खुशामदीद कहूँगी। फारूक सत्तार साहब, मुझे वो आगाज़ की प्रेस कॉन्फ्रेंस मेयर कराची की याद है, और आज जब ये गालिबन इनकी अब ये 4 दिन ही बाकी रह गए हैं, आखिरी प्रेस कॉन्फ्रेंस हो या सेकेंड लास्ट प्रेस कॉन्फ्रेंस हो, इसमें ये तस्वीर आते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं। आप ये बताएं कि ये जायज आंसू थे इनके जो ये रोते रहे, बात करते रहे? देखिए, अब ये आंसू बहाना तो मगरमच्छ के आंसू है ना। गुज़िश्ता 4 सालों में ये जिस तरह अपनी कुर्सी से ये रोना रोते रहे कि इख्तियार नहीं है, वसाइल नहीं है, और उसके बावजूद भी 4 साल मुकम्मल कर लिए, तो लोग अब आज इनसे ये पूछ रहे हैं कि भाई अब तुम्हारी कुर्सी जा रही है, तुम्हारे हाथ से निकल रही है, तो ये तुम लोगों के लिए आंसू बहा रहे हो, 4 साल बगैर इख्तियार के इख्तिदार को एंजॉय करते रहो, उसका मातम अब कर रहे हो, या अब ये कुर्सी हाथ से जाने वाली उसका मातम कर रहे हो, या फिर इस बात का मातम है कि शायद परफॉर्मेंस ऐसी थी कि अब दोबारा कभी आए ही नहीं ये कुर्सी हाथ में? देखिए, अब ये तो जितनी इसमें आप बातें और ऐड कर लें, मतलब अब क्या हो सकता है कि जब सांप निकल गया अब लकीर पीट रहे हैं। मेरा पहला झगड़ा मेयर कराची से इसी बात पे हुआ कि उस वक्त तक 9 अरब रुपए मिले थे, भाई तुमने क्या काम किया, मुझे एक कोई नुमाया मंसूबा, गटर सीवरेज की लाइनें, पानी का या कचरा उठाने के निजाम में तुमने कोई अपना, देखिए 3 चीजें तो है ना, कचरा उठाना था इन्हें, नाले साफ करने थे, और तीसरा ज्यादा से ज्यादा ये सीवरेज की फरसूदा लाइनों को जितना चेंज करते, सारा बजट म्युनिसिपल इमरजेंसी लगा के इसी काम पे लगाते। फारूक सत्तार साहब, आपको तकरीबन 2 साल तो आपको अलग हुए भी हो गया, और आप कह रहे हैं आपका झगड़ा वो 9 अरब का था। आपके इल्म में ये पूरे 4 साल के टेन्योर में कितने पैसे मिले हैं मेयर साहब को? देखिए, कुल मिलाकर 50 अरब से 65 अरब रुपए मिले। चले मैं मानता हूं कि 30 अरब उसमें तनख्वाहों के थे, पेंशन के थे, लेकिन पेंशन के पैसे भी रिटायर्ड मुलाजमीन को नहीं मिल रहे हैं। ये पेंशन का फंड भी खाली कर चुके हैं, पेंशनें भी सारी इन लोगों ने खा ली हैं। सवाल ये बता था, अगर ये मेयर थे, एमकेएम पाकिस्तान के थे, 2015 में ये इलेक्ट हुए थे एक यूसी चेयरमैन के तौर पर, और हमने स्टैंड लेके इनका 22 अगस्त से पहले का चूंकि सिलेक्शन पार्टी का था, मैंने ओन किया, और मैंने इनके लिए किन लोगों से झगड़ा नहीं किया मैं आपको बता नहीं सकता हूं, लेकिन मुझे 3 महीने तक घुमा कर मुझे हिसाब नहीं दिया। मैं दोबारा जब इलेक्शन के वक्त गया, मैंने एफसी एरिया में जो हमारा जलसा हुआ था, वहां पर मैंने कहा था कि मैं हिसाब दूंगा इनसे लेकर, इन्होंने फिर मुझे हिसाब नहीं दिया। मैंने इन्हें पॉलिसी दी कि 3 साल तक इख्तियार ना मिले तो 4थे साल लोगों की गालियां खाने, सलावातें सुनने के लिए मत रुकना, इस्तीफा दे देना, निकल आना। अच्छा, फिर क्या आज ये 53 लेटर दिखा रहे हैं, क्या ये फुल ऑफ पावर एडमिनिस्ट्रेटर की बात हो रही है कराची के लिए चुनने के लिए, जिनको मेयर साहब के बाद अब इख्तियारात सौंपे जाएंगे? अगर ये बात आप तक आती है, अगर आपसे बात की जाती है, तो आप इसके लिए तैयार हैं क्या?
नहीं, मैं बिल्कुल तैयार नहीं होऊंगा। देखें, मेयर में और एक पॉलिटिकल जो है वो कारकुन में फर्क होगा। हम इलेक्ट होकर आना चाहते हैं, हम कोई एडमिनिस्ट्रेटर बन के या मेयर बन के, एडमिनिस्ट्रेटर बन के अगर कराची को चलाएं, वो हमें जेब नहीं देता है। इवन किसी, मैं समझता जो पॉलिटिकल, हाँ ये कि ये इलेक्शन कब होंगे, 140 की पिटीशन चले पर इख्तियारात और वसाइल मिलने चाहिए, और 160 आर्टिकल का मैंने एक नया फार्मूला दिया है। बहुत शुक्रिया फारूक सरग्राम में साथ मौजूद थे। बहरहाल 50 से 65 अरब का बजट वसीम अख्तर साहब को मिले, लेकिन उसमें 600 रुपए का एक गटर का ढक्कन भी नहीं लगा सके कराची में। प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया नाज़रीन, इंशाल्लाह मुलाकात होगी आपसे कल। अपना अपने मुल्क का ख्याल रखिए, अल्लाह ने के पास।